क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी का सेकंड ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है और ऑनेस्टली विजुअल्स देखकर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है कि नोलन फिर से कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई, शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नोलन को तो जानते हैं लेकिन ओडेसियस कौन था ये नहीं जानते, ये स्टोरी किसके बारे में है ये नहीं जानते। और बिलीव मी, अगर तुम बिना ओरिजिनल स्टोरी जाने ये मूवी देखोगे तो बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स और रेफरेंसेस कंप्लीटली मिस कर दोगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एडवेंचर स्टोरी नहीं है। ये लगभग 2800 साल पुरानी एक ऐसी कहानी है जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, गॉड ऑफ वॉर और मॉडर्न फैंटेसी की काउंटलेस स्टोरीज को इंस्पायर किया है। और आज हम इसी लेजेंडरी स्टोरी को बिल्कुल ओरिजिनल बुक के हिसाब से समझेंगे, ताकि जब तुम थिएटर में ये मूवी देखो तो हर कैरेक्टर और उसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पहले से ही पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जिसे आज भी दुनिया द ग्रेटेस्ट एडवेंचर एवर टोल्ड के नाम से जानती है। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कहानी आई कहां से। द ओडिसी ग्रीक पोएट होमर की लिखी हुई एक एपिक पोएम है। हिस्टोरियंस आज भी एग्जैक्टली नहीं जानते कि होमर एक ही इंसान थे या कई पोएट्स के कॉम्बिनेशन, लेकिन इतना ऑलमोस्ट सब मान चुके हैं कि ओडिसी और इलियड दोनों उन्हीं से जुड़ी हुई सबसे लेजेंडरी एपिक्स है। और बिलीव करो, जब इंडिया में महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाई जा रही थी, लगभग उसी पीरियड में ग्रीस में लोग ओडिसी सुन रहे थे। यानी ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये ग्रीक सिविलाइजेशन की फाउंडेशन स्टोरीज में से एक है। और अगर आज भी दुनिया ग्रीक मैथोलॉजी की बात करती है तो उसमें होमर का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन ओडिसी की स्टोरी शुरू कहां से होती है? अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि ओडिसी की स्टोरी ट्रोजन वॉर से शुरू होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ट्रोजन वॉर की कंप्लीट स्टोरी एक अलग एपिक में बताई गई है जिसका नाम है द इलियड, और ओडिसी उस वॉर के बाद शुरू होती है। इसलिए पहले हमें सिर्फ इतना समझना होगा कि ट्रोजन वॉर थी क्या। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ट्रोजन वॉर लगभग 10 साल तक चली थी। एक तरफ थे ग्रीस और दूसरी तरफ थे ट्रॉय नाम के पावरफुल किंगडम। ये वॉर ऑफिशियली हेलेन की वजह से शुरू हुआ था, जिसे हिस्ट्री और माइथोलॉजी दोनों में द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स भी कहा जाता है। लेकिन उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने आप में एक अलग वीडियो बन जाएगी। अब इतना समझ लो कि 10 साल तक चलने वाले इस युद्ध का कोई एंड नहीं दिख रहा था, और तब एक आदमी ने एक ऐसा आइडिया दिखाया जिसने पूरी वॉर की कहानी ही खत्म कर दी। उस आदमी का नाम था ओडेसियस, और यही हमारी स्टोरी का असली हीरो है। मूवी में ओडेसियस का रोल मैट डेमन प्ले कर रहे हैं। ओडेसियस इथिका नाम के एक छोटे से आइलैंड किंगडम का राजा था। वो सबसे पावरफुल वॉरियर नहीं था, ना ही वो सबसे बड़ा फाइटर था। उसके पास एक्विलियस जैसी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, लेकिन अगर किसी चीज में वो सबसे आगे था तो वो थी उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्ट्रेटेजी और उसकी क्विक थिंकिंग। एक्चुअली ट्रोजन हॉर्स का फेमस आइडिया भी ओडेसियस का ही था, जिसकी वजह से ग्रीक्स आखिरकार ट्रॉय के अंदर घुस पाए थे और 10 साल पुराना वॉर फाइनली खत्म हो गया था। और अगर तुमने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें जो जायंट वुडन हॉर्स का सीक्वेंस दिखाया गया है वो इसी फेमस ट्रोजन हॉर्स का ऑपरेशन का हिस्सा है। यानी ट्रेलर में जो सीन्स हमें दिखने को मिल रहे हैं वो एक्चुअली ओडिसी की मेन स्टोरी नहीं है, वो उस युद्ध के आखिरी पल है जिसने ओडिसियस को हिस्ट्री का हीरो बना दिया, और वहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है। और ऑनेस्टली अगर ओडिसियस वो प्लान ना बनाता तो शायद ग्रीक्स कभी भी ये वॉर जीत ही नहीं पाते। लेकिन आयरनी देखो, जिस आदमी ने 10 साल पुरानी वॉर खत्म करी वो खुद अपने घर पहुंचने के लिए अगले 10 साल और भटकने वाला था, और वही है द ओडिसी। वॉर खत्म होने के बाद ओडिसियस के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, घर और उसकी वाइफ पेनेलोपी, जिसका रोल मूवी में एन हैथवे निभा रही है। ग्रीक माइथोलॉजी में पेनेलोपी को लॉयल्टी का सिंबल माना जाता है, क्योंकि जब ओडेसियस वॉर लड़ रहा था तब वो इथिका में उसका इंतजार कर रही थी, और सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि सालों से लिए। उनका एक बेटा भी था, टेलेमकस, जिसका रोल मूवी में टॉम हॉलैंड प्ले कर रहे हैं। और जब ओडिसियस ट्रोजन वॉर के लिए निकला था तब टेलेमकस सिर्फ छोटा सा बच्चा था। उसको ये भी याद नहीं कि उसके पिता का चेहरा कैसा दिखता है। और यही बात ओडिसियस को सिर्फ एक एडवेंचरस नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी बना देती है। एक पिता जो अपने बेटे के पास लौटना चाहता है, एक पति जो अपनी पत्नी से वापस मिलना चाहता है, और एक राजा जो अपने किंगडम को फिर से देखना चाहता है। उसे लगता है कि वॉर खत्म हो गई है, अब कुछ ही दिनों में वो घर लौट जाएगा, लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। ट्रोजन वॉर जीतने के बाद ओडिसियस अपने 12 शिप्स और लगभग 600 सोल्जर के साथ इथिका के लिए रवाना होता है। उसे पूरा यकीन था कि अब कुछ ही दिनों में वो अपनी वाइफ पेनेलोपी और अपने बेटे को मिल लेगा और अपने किंगडम में वापस पहुंच जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि घर पहुंचने से पहले उसका पहला स्टॉप था सिकोनिस। सिकोनिस एक वॉरियर ट्राइब था जिसने ट्रोजन वॉर में ट्रोजन्स का साथ दिया था। वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन ओडेसियस के सोल्जर्स के अंदर अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने सिकोनिस का शहर देखा, उन्होंने बिना सोचे समझे अटैक कर दिया, शहर लूट लिया, खजाना ले लिया और वही बैठकर जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन ओडिसियस को यह डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। वो बार बार अपने सोल्जर्स को बोलता रहा अब हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक इंटेलिजेंट कमांडर ये जानता था
कि वॉर तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो सेफली घर नहीं पहुंच जाते, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वही उनकी सबसे पहली बड़ी गलती बनी। कुछ ही देर बाद सिकोनिस ने अपनी रीइंफोर्समेंट बुला ली और ग्रीक्स पर वापस हमला कर दिया। इसी बैटल में ओडिसियस ने अपने कई सोल्जर्स खो दिए और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ट्रॉय जीतना और घर लौटना दोनों ही बिल्कुल अलग जर्नी होने वाली है। जैसे तैसे वो लोग वहां से बचकर निकल गए, लेकिन इसी शहर में ओडिसियस की मुलाकात हुई मरून नाम के अपोलो के एक प्राइस्ट से। मूवी में ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ओडिसी में ये कैरेक्टर एक छोटा सा रोल निभाता है, लेकिन वो रोल आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब ग्रीक्स ने सिकोनिस पर हमला किया था तब ओडिसियस ने मोरून और उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया था और उस एहसान के बदले मोरून ने उसे एक बहुत ही पावरफुल वाइन गिफ्ट की थी। ये कोई आम वाइन नहीं थी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग और प्योर थी कि इसे हमेशा पानी में मिलाकर ही पिया जाता था। उस वक्त ना मोरून को पता था ना ओडिसियस को कि आगे चल के ये वाइन उनको कितनी हेल्प करने वाली है। खैर, ये गिफ्ट लेकर ओडिसियस अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन समंदर अभी भी उसके लिए और भी खतरनाक सरप्राइजेस लेकर बैठा था। कई दिनों तक समंदर में भटकने के बाद ओडिसियस और उसके लोग एक अजीब से आइलैंड पर पहुंचते हैं। यहाँ रहते थे लोटस ईटर्स और ऑनेस्टली पहली नजर में ये लोग बिल्कुल डेंजरस नहीं लगते। ना कोई तलवार, ना कोई मॉन्स्टर्स, ना कोई अटैक, और उन्हें एक फल खिलाते हैं जिसका नाम था लोटस। लेकिन ये कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं था। जिसने भी इसे खाया वो सब कुछ भूल गया, अपना घर, अपना परिवार, अपना मिशन, सब कुछ, और उन्हें इथिका वापस ही नहीं जाना था। वो हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर रहना चाहते थे। यही ओडिसी का पहला साइकोलॉजिकल मूवमेंट है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं होता, बल्कि वो कंफर्ट होता है जो तुम्हें तुम्हारे असली गोल भी भुला देता है। जैसे ही ओडिसियस को ये बात समझ आई, उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने सोल्जर्स को जबरदस्ती शिप में बिठा दिया और वहां से निकल गया, क्योंकि अगर वो वहां रुकता तो उनकी जर्नी वही खत्म हो जाती। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। सफर जारी रहा और कुछ समय बाद ओडिसियस एक और आइलैंड पर पहुंचता है। यहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ा केव मिलता है। अंदर बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, चीज था और काफी सारा खाना था। ओडिसियस के सोल्जर्स उसे कहते हैं जितना भी मिल रहा है उसे लेकर चलते हैं, लेकिन ओडिसियस उस केव के मालिक को देखना चाहता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। शाम होते ही केव का मालिक वापस आता है, एक जाइंट साइक्लॉप्स जिसका नाम था पॉलीफीमियस। पॉलीफीमियस कोई नॉर्मल जाइंट नहीं था, वो था पोसेडियन का बेटा। जैसे ही वो केव के अंदर गया, उसने एंट्रेंस को एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और बिना किसी वार्निंग के उसने ओडिसियस के 2 सोल्जर्स को पकड़ा और उन्हें वही जिंदा खा गया। ये वही मोमेंट है जहां ओडिसियस एक एडवेंचर स्टोरी से पूरी सर्वाइवल हॉरर में बदल जाती है। ओडिसियस समझ गया था कि इस मॉन्स्टर को ताकत से हराना नामुमकिन है, तो उसने वही किया जिसमें वो सबसे बेस्ट था, अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया और उसने निकाली वही स्पेशल वाइन जो उसे सिकोनिस में मोरून नाम के एक अपोलो के प्रीस्ट ने गिफ्ट की थी। उसने वो वाइन पॉलीफीमियस को पिला दी। साइक्लोप्स ने अपनी जिंदगी में इतनी जबरदस्त वाइन कभी नहीं पी थी। वो बार बार उसी वाइन को मांगता रहा और कुछ ही देर में नशे में चूर होकर सो गया। तब ओडिसियस और उसके सोल्जर्स ने एक बड़े लकड़ी के भाले को आग में गर्म किया और सीधा उसकी एक लौती आंख फोड़ दी। दर्द से चिल्लाता हुआ पॉलीफीमियस अंधा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। केव का पत्थर अभी भी एंट्रेंस पर ही पड़ा था। बाहर निकलेंगे कैसे? और यहीं पर ओडिसियस की इंटेलिजेंट एक बार फिर काम आई। उसने अपने सोल्जर्स को भेड़ों के पेट के नीचे बांध दिया। सुबह जब पॉलीफीमियस अपनी भेड़ों को बाहर निकाल रहा था, वो सिर्फ उनकी पीठ पर हाथ फैला रहा था और इसी तरह ओडिसियस और उसके सारे सोल्जर्स बचकर निकल गए। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां ओडिसियस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब उसकी शिप्स काफी दूर पहुंच गई तो उससे अपनी जीत छुपाई नहीं गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं ओडिसियस हूँ, इथिका का राजा। और बस यही उसकी सबसे महंगी गलती साबित हुई, क्योंकि पॉलीफीमियस ने तुरंत अपने पिता पोसेडियन गॉड ऑफ द सी को पुकारा और प्रार्थना की अगर ओडिसियस कभी भी अपने घर वापस जाए तो उसका सफर दर्द, दुख और बर्बादी से भरा हो। यह सिर्फ एक श्राप नहीं था, यही वो पल था जिसने ओडिसियस की कुछ ही दिनों की घर वापसी को पूरे 10 साल की जर्नी में बदल दिया। और अब उसका असली दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं था, खुद समंदर के देवता बन चुके थे, पोसेडियन। ग्रीक माइथोलॉजी में पोसेडियन सी, स्टॉर्म्स और अर्थक्वेक्स के गॉड थे। और अगर ओडिसी में ओडिसियस हीरो है तो पोसेडियन इस कहानी का सबसे बड़ा विलन है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बेटे पॉलीफीमियस का बदला नहीं लेना था, उसने डिसाइड कर लिया था कि ओडिसियस को घर पहुंचने ही नहीं देगा। और बिलीव मी, इसके बाद ओडिसियस के साथ जो भी होने वाला था उसके पीछे कहीं ना कहीं पोसेडियन का ही हाथ था। पोसेडियन के तूफानों से लड़ते लड़ते कई दिन बाद ओडिसियस और उसके लोग पहुंचते हैं ओलिया। यहाँ रहते थे ओलियस, गॉड ऑफ विंड्स। मूवी में इस कैरेक्टर को कौन प्ले कर रहा है इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। ओलियस को ओडिसियस की कहानी पर तरस आ जाता है और वो उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। लेकिन जिस तरीके से वो हेल्प करता है वो ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स में से एक है।
ओलियस दुनिया की सारी तूफानी हवाओं को एक लेदर बैग के अंदर बंद कर देता है और ओडिसियस को दे देता है। उसे सिर्फ एक ही बात बोलता है, इस बैग को कभी भी मत खोलना। बाकी एक हल्की सी हवा वो खुद ओडिसियस के शिप को इथिका की तरफ ले जाएगी। पूरी जर्नी में पहली बार ओडिसियस को लगता है कि अब वो सच में घर पहुंच जाएगा। उसे दूर से इथिका दिखने भी लग जाता है। बस कुछ ही घंटों का सफर बाकी था। ओडिसियस कई दिनों से सोया नहीं था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सोने चला जाता है और यही उसके सोल्जर्स एक और बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उस लेदर बैग के अंदर सोना, चांदी और खजाना है। जैसे ही वो लोग बैग को खोलते हैं, उसके अंदर बंद सारी तूफानी हवाएं एक साथ बाहर आ जाती है और इतना भयानक तूफान आता है कि इथिका उनकी आंखों के सामने ही गायब हो जाता है और शिप्स वापस समंदर के बीच फेंकी जाती है। सोचो, घर सिर्फ कुछ घंटे दूर था और एक गलत डिसीजन की वजह से सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। ये ओडिसी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि इस बार गलती ओडिसियस की नहीं थी, उसके अपने लोगों की थी। ओडिसियस फिर से ओलियस के पास जाता है और उससे एक और मौका मांगता है, लेकिन इस बार ओलियस उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है जिस आदमी का खुद गॉड्स पीछा कर रहे हैं उसकी मदद करना खुद गॉड्स के खिलाफ जाना होगा। और इसी के साथ ओडिसियस एक बार फिर अकेला पड़ जाता है। सफर फिर से शुरू होता है और कुछ समय बाद वो लोग पहुंचते हैं लेस्टिगोनियंस के देश में। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ के लोग नॉर्मल इंसान नहीं है, जायंट कैनिबल्स है। जैसे ही ग्रीक्स उनकी टेरिटरी में घुसते हैं, वो पहाड़ों जितने बड़े पत्थर उनकी शिप्स पर फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में ओडिसियस के 12 शिप्स में से 11 शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनके अंदर मौजूद लगभग सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। सिर्फ एक ही शिप बचती है और उसी एक शिप में ओडिसियस और उसके कुछ लोग बचे हुए होते हैं। यानी जो जर्नी 12 शिप्स और 600 सोल्जर्स के साथ शुरू हुई थी, अब उसमें सिर्फ एक ही शिप रह गई थी और अभी उनकी सबसे अजीब मुलाकात होना बाकी थी, क्योंकि अगली बार ओडिसियस किसी मॉन्स्टर से नहीं बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे पावरफुल विचेस में से एक से मिलने वाला था, सर्सी। ग्रीक माइथोलॉजी में सर्सी को एक पावरफुल सॉर्सरर माना जा चुका है। मूवी में सर्सी का रोल समांथा मॉर्टन प्ले कर रही है। जैसे ही ओडिसियस के कुछ सोल्जर्स उसके आइलैंड पर पहुंचते हैं, सर्सी उनका स्वागत करती है, उन्हें खाना खिलाती है और फिर अपने मैजिक से सबको बदल देती है सुअर के अंदर। सिर्फ एक सोल्जर बचकर ओडिसियस के पास लौट पाता है। ओडिसियस अपने साथियों को बचाने के लिए खुद सर्सी के पास जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात होती है हर्मिस से, गॉड ऑफ मैसेंजर। हर्मिस उसे एक मैजिकल हर्ब देता है जिसका नाम था मॉली। ये हर्ब सर्सी के मैजिक को बेअसर कर देता है। जब सर्सी ओडिसियस पर अपना स्पेल चलाती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर सर्सी भी हैरान हो जाती है और वहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की जगह रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। सर्सी ओडिसियस के सारे सोल्जर्स को वापस इंसान बना देती है और ओडिसियस और उसके लोग लगभग 1 साल तक उसी आइलैंड पर रहते हैं। लेकिन एक दिन ओडिसियस को फिर याद आता है कि उसका असली घर इथिका है, तो सर्सी उसे एक ही जगह भेजती है जहां जिंदा इंसान अपनी मर्जी से कभी नहीं जाता, द अंडरवर्ल्ड। ओडिसियस को वहां जाना था एक प्रॉफिट से मिलने जिसका नाम था टीरेसियस। मूवी में इस कैरेक्टर को कौन प्ले कर रहा है इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। टीरेसियस की स्पिरिट ओडिसियस को फ्यूचर बताती है। वो कहता है, अगर तुम अपने घर पहुंचना चाहते हो तो सूर्यदेव हेलियोस के पवित्र पशुओं को कभी भी हाथ मत लगाना, और साथ ही वो पोसेडियन के गुस्से के बारे में भी वार्न करता है। ये प्रोफेसी आगे चलकर पूरी स्टोरी की डायरेक्शन बदलने वाली है। अंडरवर्ल्ड से लौटने के बाद ओडिसियस को एक और वार्निंग मिलती है, साइरन्स। ये कोई मॉन्स्टर्स नहीं थी, ये ऐसी क्रिएचर्स थी जिनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उनका गाना सुनता वो अपना होश खो बैठता और सीधा अपनी शिप को उनकी तरफ मोड़ देता जहां उनकी मौत तय होती। ओडिसियस ने इसका सॉल्यूशन भी अपने इंटेलिजेंस से निकाला। उसने अपने सारे सोल्जर्स के कानों में मोम भरवा दिया ताकि उन्हें कुछ सुना ही ना दे, लेकिन वो खुद साइरन्स का गाना सुनना चाहता था। इसलिए उसने अपने आप को शिप के मैस्ट से बांध दिया और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया वो चिल्लाए या कितने भी भीख मांगे उसे कभी भी आजाद ना किया जाए। और इसी वजह से ओडिसियस साइरन्स की आवाज सुनकर भी जिंदा बचने वाला इकलौता इंसान बन जाता है। लेकिन असली चैलेंज अभी भी बाकी था। अब ओडिसियस के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ थी सिस्ला, 6 सर वाली एक भयानक सी मॉन्स्टर, और दूसरी तरफ थी चेरीबिड्स, एक ऐसा समुद्री वर्लपुल जो पूरी की पूरी शिप्स को निगल सकता था। ओडिसियस के पास कोई परफेक्ट ऑप्शन नहीं था। अगर वो चेरीबिड्स के पास जाता तो पूरी शिप डूब जाती, इसलिए उसे सिस्ला से पास से गुजरना चुना। रिजल्ट, सिस्ला ने उसके 6 सोल्जर्स को पकड़कर खा लिया और ओडिसियस कुछ भी नहीं कर पाया। ये पहली बार था जब उसको अपने लोगों की बलि देनी पड़ी बाकी लोगों को बचाने के लिए। सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक तूफान की वजह से वो लोग हेलियोस के आइलैंड पर फंस गए। ओडिसियस ने सबको वार्निंग दी, कोई भी पवित्र पशुओं को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन कई दिन भूखे रहने के बाद उसके सोल्जर्स ने उनकी बात नहीं सुनी और हेलियोस की सेक्रेट कैटल को मारकर खा लिया और वही सब कुछ खत्म हो गया।
हेलियोस ने ज़्यूस के शिकायत की और ज़्यूस ने ओडिसियस की शिप पर बिजली गिरा दी। एक ही पल में शिप टूट गई, उसके सारे सोल्जर्स मारे गए और 600 लोगों की जर्नी में अब सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था, ओडिसियस। कई दिनों तक समंदर में भटकने के बाद ओडिसियस एक आइलैंड पर बेहोश होकर पहुंचता है। यहाँ रहती थी कैलिप्सो। मूवी में कैलिप्सो का रोल चार्लिज थेरॉन्स प्ले कर रही है। कैलिप्सो एक इमॉर्टल निम्फ थी। धीरे धीरे वो ओडिसियस से प्यार कर बैठती है। वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती थी। वो उसे इमॉर्टलिटी तक ऑफर करती है, लेकिन ओडिसियस के लिए अमर होना इंपॉर्टेंट नहीं था, न पावर उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी घर। और इसी वजह से वो लगभग 10 साल तक वो आइलैंड पर फंसा रहता है। आखिरकार गॉड्स भी डिसाइड करते हैं कि ओडिसियस को आजाद कर देना चाहिए। कैलिप्सो भारी दिल से उसे जाने देती है और लगभग 20 साल बाद ओडिसियस आखिरकार इथिका की जमीन पर अपना पैर रख देता है। लेकिन उसका अपना महल अब पहले जैसा नहीं रहा था। इतने सालों तक किसी को नहीं पता था कि ओडिसियस जिंदा भी है या नहीं। सबने मान लिया था कि इथिका का राजा अब मर चुका है और इसी वजह से कई पावरफुल लोग उसकी वाइफ पेनेलोपी से शादी करना चाहते थे ताकि वो इथिका का अगला राजा बन सके। ये लोग स्यूटर्स कहलाते थे, लेकिन पेनेलोपी आज भी यकीन करती थी कि एक दिन ओडिसियस जरूर लौटेगा। इसीलिए वो हर बार किसी न किसी बहाने से शादी टाल देती थी। सबसे फेमस ट्रिक ये थी, वो कहती पहले मैं ये कपड़ा बुनूंगी, उसके बाद ही फैसला करूंगी। और दिन भर वो कपड़ा बुनती, लेकिन हर रात उसे खोल देती ताकि काम कभी खत्म ही नहीं होता था। और इसी वजह से उसने सालों तक शूटर्स को बेवकूफ बनाए रखा। ओडिसियस समझ गया था कि अगर वो सीधा महल में घुस गया तो उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। तब उसकी मदद करती है एथिना, विजडम की गॉडेस। मूवी में एथिना का रोल जेंडाया प्ले कर रही है। एथिना मैजिक की मदद से ओडिसियस को एक बूढ़े भिखारी के रूप में बदल देती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। सबसे पहले वो अपने बेटे से मिलता है और 20 साल बाद बाप और बेटे का ये मिलन ओडिसी के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक बन जाता है। दोनों मिलकर सीधा शूटर्स के खिलाफ प्लान बनाते हैं। उधर पेनेलोपी एक आखिरी चैलेंज रखती है। वो ओडिसियस के लेजेंडरी धनुष को लेकर आती है और कहती है, जो इस धनुष को चढ़ाकर बाहर कुल्हाड़ियों के छेद के बीच से तीर निकाल देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। एक एक करके सारे शूटर्स कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उस धनुष को उठा तक नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो ओडिसियस की पहचान था। तब वो बूढ़ा भिखारी सबके सामने आगे बढ़ता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जैसे ही वो धनुष हाथ में लेता है, एक ही पल में उसे चढ़ा देता है और बिना किसी मुश्किल के तीर सारी कुल्हाड़ियों के बीच से निकाल देता है। और उसी पल सबको समझ आ जाता है कि ये कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि खुद ओडिसियस है। अगले ही पल ओडिसियस अपना पहला तीर छोड़ता है और सीधा सबसे बड़े शूटर्स के सीने में लगा देता है। पल भर में पूरा महल बैटलफील्ड बन जाता है। ओडिसियस और उसका बेटा और उनके कुछ वफादार लोग मिलकर एक एक शूटर्स को मार देते हैं। ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं थी, ये अपने घर, अपने परिवार और अपने हक की लड़ाई थी। और 20 साल बाद इथिका को उसका असली राजा वापस मिल जाता है। लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद भी पेनेलोपी तुरंत यकीन नहीं करती। वो ओडिसियस का एक टेस्ट लेती है। वो अपनी नौकरानी से कहती है, हमारे बेड को बाहर ले आओ। ये सुनकर ओडिसियस तुरंत कहता है, ये नामुमकिन है, क्योंकि मैंने वो बेड एक जिंदा ऑलिव ट्री के अराउंड बनाया है, उसे कोई हिला नहीं सकता। और बस यही वो जवाब था जो सिर्फ असली ओडिसियस ही दे सकता था। पेनेलोपी समझ जाती है कि उसका पति सच में लौट आया है और 20 साल बाद दोनों फिर से मिलते हैं। और इसी के साथ ओडिसियस की 10 साल की जर्नी और 20 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो जाता है। लेकिन ओडिसियस सिर्फ मॉन्स्टर्स, गॉड्स या एडवेंचर्स की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हर टेम्पटेशन, हर तूफान और हर मॉन्स्टर का सामना किया और खुद गॉड्स का सामना किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने घर लौटना चाहता था। शायद इसी वजह से लगभग 2800 साल बाद भी दुनिया इस स्टोरी को ग्रेटेस्ट एडवेंचर एवर टोल्ड के नाम से याद करती है। और अब क्रिस्टोफर नोलन इस टाइमलेस मास्टरपीस को बड़े पर्दे पर लाने वाले हैं। अगर तुम ये कहानी यहाँ तक देख चुके हो तो बिलीव मी, अब जब तुम ओडिसी देखोगे तब हर कैरेक्टर, हर मॉन्स्टर और हर सीन के पीछे छुपा हुआ मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है यही चीज इस मूवी को और भी स्पेशल बना देगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना ग्रीक माइथोलॉजी के किस कैरेक्टर या स्टोरी पर तुम अगली वीडियो देखना चाहोगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।